हेलो ऑल। आज हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, है ना। ये अभी हमारा यूनिट 1 ही चल रहा है, करेक्ट। इसमें आज हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। सो यहीं से शुरू होता है कि इसके बाद आप लोग जो अभी अभी इस पर्टिकुलर समय में जब आप लोग रिएक्शन पढ़ते हैं, है ना, केमिकल इक्वेशंस पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि चलिए ये रिएक्शन हमने याद कर लिया, वो रिएक्शन याद कर लिया, लेकिन ये सब का स्टार्टिंग कैसे हुआ है, ये ऑलमोस्ट 1790 के पहले का बात है। ये सब जो वन बाय वन की कैसे कंबाइन करके, मतलब रिएक्शन तो होते रहता है, केमिस्ट्री पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, जो भी रिएक्शन है वो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन बात है कि उसको पता नहीं चल पा रहा था कि कैसे, किस मैकेनिज्म से, किस तरह से रिएक्शन हो रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना अपना एक पोस्टुलेट्स कह सकते हैं, या फिर थ्योरी, या फिर अपना ओवरव्यू इसमें दिया है कि हो सकता है इस तरह से रिएक्शन जा रहा है। अदरवाइज आज जो आप ग्लूकोज ले रहे हैं, ये ग्लूकोज पहले भी था। आज जो आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, वो कार्बोहाइड्रेट पहले भी था, ठीक है। तो मेडिसिन भी पहले से था, लेकिन बात यह है कि हमें पता नहीं था कि वो सिंथेसिस कैसे होता है ना, या किस कॉम्पोजिशन में वो ऐड किया हुआ वो केमिकल कंपाउंड, ठीक है। ये हमें पता नहीं था। जैसे चूना, चूना मान लेते हैं अभी भी है, लेकिन चूना ऐसा तो नहीं है कि आज का है, वो पहले से आया हुआ चूना है ना। वो बसे भले बशर्ते हमें फॉर्मूला नहीं मालूम था। नमक, सोडियम क्लोराइड, ये भी बहुत पहले से ही है ना। अमोनिया, यूरिया, तो यूरिया भी जो है पहले से ही था। तो हमें जो है वो सब जानने के लिए पहले ये थ्योरी सब, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि फर्स्ट यूनिट आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन ये केमिस्ट्री का जो है इतिहास है, इसको जानना बहुत जरूरी है। इसको अगर नहीं जानेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आपके इसमें जो आप नया रिएक्शन पढ़ रहे हैं, है ना। तो एडवांस आप कितना भी सीख लीजिए, लेकिन आपको अपना बेसिक नहीं भूलना चाहिए, है ना, अपना नींव नहीं भूलना चाहिए। तो नींव यही है केमिस्ट्री का, जो यूनिट 1 है। ये आपको हेल्प करेगा पूरा केमिस्ट्री को आगे जाके समझने में, जो कि अभी आप नहीं समझेंगे कि मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूँ, है ना। अभी आप नहीं समझेंगे कि मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब आप केमिस्ट्री को कंप्लीट करने जाएंगे, है ना, जब आप 11 12 दोनों पढ़ लेंगे, जब कंप्लीशन में जाएंगे, तब आपको लगेगा कि जो यूनिट 1 आपको बहुत हेल्प किया है ये सब कंप्लीट करने में, है ना। बाद में पता चलता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड, है ना, एलिमेंट्स को कंबाइन करके जो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। सो ये सब के लिए जो है हमारे पास कितना है, 5 बेसिक्स लॉ है ना। कितना है, 5 बेसिक लॉज, ठीक है। सो इसी 5 बेसिक लॉज जो है, 5 बेसिक नियम जो है, इसी के आधार पर जो है हम लोग इसको देखते हैं। जैसे पहला है, पहला क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास मतलब कि मास को ना ही हम बना सकते हैं, और ना ही, मतलब किसी एक रिएक्शन प्रोसेस में ना ही हम उसमें मास को कह सकते हैं कि कहीं और से ला करके पुट कर दिया, या फिर मास को वहां से हटा दिया। जो भी रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, रिएक्शन एरो के, मान लेते हैं ये रिएक्शन एरो है, जो भी रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और जो भी प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में रहेगा, ये दोनों का मास सब कुल मिला करके जो है बराबर होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। ये सबसे पहली बार किन्होंने दिया, 1789 में, है ना। 1789 में ये किसने प्रपोज किया था, एंटोइन लेवोजर, है ना। एंटोइन लेवोजर ने ये प्रपोज किया था सबसे पहले कि सपोज ये रिएक्शन है CH3COH, एसिटिक एसिड, एंड NaOH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों का अगर रिएक्शन हमने किया है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा सॉल्ट बनेगा एक, है ना। और एक चीज हमेशा याद में दिमाग में रखेंगे, जब भी एसिड बेस रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, है ना। तो जब आप ये मास को जोड़ते हैं, और
ये मास को भी जोड़ते हैं तो आप देखेंगे ये और ये दोनों मास इक्वल है, मतलब ना ही आप अगर ये रिएक्टेंट में कोई ऐसा सब्सटेंस को नहीं डाले हैं लेकिन प्रोडक्ट में वो दिख रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। और जो रिएक्टेंट में कुछ सब्सटेंस है आपका जो कि प्रोडक्ट में नहीं दिख रहा है, वैसा भी नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स होगा, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है। इसके अनुसार से जो है कोई भी जो मैटर है उसको ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है किसी एक पार्टिकुलर रिएक्शन में, करेक्ट। किसी एक पार्टिकुलर रिएक्शन में आप उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जो भी लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा राइट हैंड साइड में वो जाएगा ही, भले वो आपका यूजफुल प्रोडक्ट ना हो, बाय प्रोडक्ट के रूप में भी रहेगा लेकिन वो रहेगा ही, ठीक है। उसी तरह सेकंड क्या लॉ क्या है आपका, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, है ना। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन मतलब कि जो आप इस लॉ में जो है आपका जो भी गिवन कंपाउंड है वो हमेशा जो है एग्जैक्टली सेम रेशियो में रहता है थ्रू आउट, है ना। वो रेशियो उसका चेंज नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कि कोई एक कंपाउंड ले लीजिए, मान लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को ही फोकस करते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को आप जिस भी तरीके से बना लीजिए या नेचर में जो अवेलेबल है, जब भी आप उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बना है उसका जो मास है ना, उसका रेशियो बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज से बना है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो जब भी आप इसका मास का रेशियो देखेंगे तो कार्बन का कितना होता है, 12:, ऑक्सीजन का 16 होता है लेकिन 2 है तो 32, है ना। तो ये किस रेशियो में मिल रहा है आपको, 3:8 में, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जिस भी मेथड से आप बनाएंगे इसका रेशियो आपको जो है 3:8 ही मिलेगा, वो चेंज नहीं होगा, है ना। आपको लग रहा होगा कि ये सब तो हमें आता है, लेकिन ये सब आता है अभी की डेफिनेशन से, आपने जो पढ़ा है वो आता है, लेकिन जो इनिशियल में सोचिए जिनके पास कोई बुक नहीं था कुछ भी नहीं था, जो साइंटिस्ट अराउंड 1789 या 1790 के आसपास, उनके पास कोई बुक नहीं था, उसके बावजूद उनके लिए तो ये सब चीज नया था, तब उन्होंने ये डिस्कवर किया। भाई अभी अगर आपके पास से सारा बुक हटा लिया जाए और आपको कहा जाए कि आप पढ़िए केमिस्ट्री, देन इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू, राइट। क्योंकि अभी आपको इतना आरामदायक जिंदगी मिल गया है कि आप उसको सोचेंगे भी नहीं, है ना। तो जैसे मान लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जोड़ेंगे, जब हीट देंगे इसमें, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा इसका भी रेशियो आपका यही आएगा 32, है ना, 3:8, करेक्ट। उसी तरह से जब आप इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइम स्टोन है, इसको भी डिकम्पोज करेंगे हीट दे करके, तो क्या बनेगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो जो ये CO2 है इसका भी आप देखेंगे, सॉरी 12:32, है ना, 3:8 का ही रेशियो आ रहा है। तो जितना भी आप रिएक्शन से जिस भी सोर्स से बना लीजिए, आपको हमेशा एक ही कंपाउंड का जो है रेशियो बिल्कुल सेम मिलेगा, ठीक है। ये आपको पहली बार, सबसे पहली बार किसने दिया था, किस साइंटिस्ट ने, है ना, ये जोसेफ प्रोस्ट, है ना। जोसेफ प्रोस्ट ने इसको पहली बार दिया था, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, है ना। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस में क्या होता है आपका, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में इसमें क्या है कि जब दो एलिमेंट को जब हम कंबाइन करते हैं ना, दो एलिमेंट को कंबाइन करके एक कंपाउंड, जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, लेकिन दो एलिमेंट को कंबाइन करके आप और भी बहुत सारी चीज बना सकते हैं ना। जैसे मान लेते हैं कि आपने कार्बन और ऑक्सीजन को लिया, तो कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके आप कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं, करेक्ट। उसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के आप हाइड्रोजन जो कि वाटर भी बना सकते हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना सकते हैं, H2O2, करेक्ट। तो इनके अनुसार ये कहा गया है कि जब भी दो एलिमेंट को हम कंबाइन करते हैं और मोर देन वन कंपाउंड को जब हम उसमें फॉर्म करते हैं ना, मोर देन वन कंपाउंड जब इसमें से बनता है, तो जो मास एक एलिमेंट का जो है, मान लेते हैं वन एलिमेंट जिसका मास जो है, उसको अगर हम किसी फिक्स मास के साथ दूसरे एलिमेंट का मास को अगर फिक्स कर दें, फिक्स फिक्स मास के साथ अगर हम उसको रिएक्शन कराएंगे,
तो जो रेशियो आएगा किसी दो कंपाउंड का, वो सिंपल होल नंबर आएगा। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ, तब समझ में आएगा। ये इसको किसने दिया था? ये प्रपोज्ड बाय डाल्टन, है ना। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट है, इन्होंने आगे जाकर के भी बहुत सारा मॉडल दिया है ना। तो डाल्टन ने ये सबसे पहली बार कहा था। तो इनका कहना ये है कि मान लेते हैं कि हम हाइड्रोजन लिए, है ना, प्लस ऑक्सीजन लिए, तो हमारा क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? 2 ग्राम लेना है। ऑक्सीजन कितना लिया हमने? 16 ग्राम लिया। तो वाटर हमारा कितना बना? 18 ग्राम बना। करेक्ट? ठीक है। अब उसी में जो है हम एक एक का मास को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पर हाइड्रोजन का मास को फिक्स कर देते हैं, तो हाइड्रोजन का फिक्स कर देंगे, तो फिर से हम दूसरा रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन लिए, 2 ग्राम है, ये फिक्स है। ऑक्सीजन को चेंज करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर हमने क्या किया? 32 ग्राम लिया। करेक्ट? तो कितना बना यहाँ पर? ये बना हमारा क्या? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना, कितना बना? तो 34 ग्राम। तो इस लॉ के अनुसार क्या है, जब आप मास ऑक्सीजन का जो है आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। ऑक्सीजन आपने क्या किया? एक बार 16 ग्राम लिया और एक बार 32 ग्राम लिया, है ना। मतलब ये किस रेशियो में लिया? अपना 1:2 के रेशियो से लिया, है ना। और फिक्स मास क्या लिया आपने? 2 ग्राम हाइड्रोजन, ये फिक्स मास लिया। तो जब आप किसी फिक्स मास के साथ किसी दूसरे कंपोनेंट को अगर आप डिफरेंट डिफरेंट मास के साथ लेते हैं, तो आप देखेंगे क्या कि ये जो आपका रेशियो आ रहा है दूसरे का जो मास लेने का, ये सिंपलेस्ट होल नंबर में आएगा, ना कि फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ये होल नंबर में आएगा। करेक्ट? तो सिंपल रेशियो ये बनाएगा अपना। बस यही है, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस इसको पढ़ते जाना है और समझते जाना। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन इससे पूछे, ज़रूरी है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट छोड़ देते हैं, है ना। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में यही है कि जब किसी दो एलिमेंट को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो उससे वाटर भी बनाया जा सकता है, उससे आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाया जा सकता है। करेक्ट? अब डिपेंड करता है कि आप किस प्रोपोर्शन से लेते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन लेके ही आप वाटर भी बना रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना रहे हैं, नहीं। एक का मास को आपको फिक्स करना है और दूसरे का मास को आपको वेरी करना है, तभी 2 डिफरेंट कंपाउंड आपका बनेगा, है ना, प्रोडक्ट आपका बनेगा। और जो वेरी कर रहा है जिसका मास, वो मास का अगर आप रेशियो निकालेंगे, तो एक सिंपल होल नंबर निकलेगा ना, सिंपल रेशियो उसका बनेगा ना, सिंपल अनुपात के साथ। वो जैसे यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का, है ना, 1:2 निकला। करेक्ट? सो ये चीज को आप ध्यान रखेंगे इसमें मल्टीपल प्रोपोर्शंस में। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका रूल नंबर 4, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइंटिस्ट के नाम पे ही आपका ये लॉ है ना। सो ये लॉ और डाल्टन्स जो है एवोगाड्रस लॉ, दोनों को जो है मिला करके एक लॉ है, लेकिन दोनों अलग अलग से दिया है, इसलिए दोनों को हम अलग अलग जगह पे ही दिखाएंगे आपको। अदरवाइज इसी का एक्सटेंशन है जो एवोगाड्रस लॉ है ना। ये साइंटिस्ट का नाम है गेलुजक्स, है ना। तो इन्होंने ये लॉ दिया जो कि लॉज ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स, है ना, गैसेस वॉल्यूम्स। सो ये आपको दिखेगा मिलता जुलता लगेगा, वो डेफिनिट प्रोपोर्शन है ना, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन जो लॉ नंबर 2 है उसके साथ मिलता जुलता लगेगा। इनका कहना है कि जब गैस मॉलिक्यूल, जब हम गैस को कंबाइन करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा, तो क्या होगा? वो भी सिंपल रेशियो का वॉल्यूम के साथ, जो कि उसका वॉल्यूम रहेगा वो सिंपल रेशियो से ही मिल करके बना होगा। जो रेशियो हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे उस गैस को बनाने के लिए, वही रेशियो उसके राइट हैंड साइड में ही बनेगा, है ना। लेकिन बशर्ते सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए, एचटीपी। तो यहाँ हम स्टार्टिंग ही करेंगे ऐसे, एट एसटीपी में, है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में, या सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो भी आप कहेंगे, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। उसमें क्या है, जैसे हमने H2 लिया, ठीक है, फिर हाफ O2 लिया, तो क्या बना? यह H2 बना। मतलब यहाँ पर क्या लिया हमने? 1 वॉल्यूम लिया, है ना। ये कितना लिया? हाफ वॉल्यूम लिया। ये कितना बना? 1 वॉल्यूम बना, है ना। तो आपको लगेगा यहाँ 1 वॉल्यूम, यहाँ हाफ वॉल्यूम लिया तो यहाँ 1.5 वॉल्यूम बनना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं बनेगा। फिर दूसरा देखिए आप, मैं बता रहा हूँ कैसे। H2 लिया, यहाँ Cl2 लिया, ये बना HCl, है ना। तो यहाँ पर आपने 1 वॉल्यूम लिया, 1 वॉल्यूम लिया, यहाँ पर 2 वॉल्यूम बना, है ना।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपको यहाँ पर इस लॉ के अनुसार कहना चाह रहा है कि जब भी कोई गैस कंबाइन करेगा या प्रोड्यूस होगा किसी केमिकल रिएक्शन से, तो ये सिंपल रेशियो इसका वॉल्यूम जो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम होगा, ये एक सिंपल रेशियो को ये करेगा, जिस रेशियो से ये मिला है उसी रेशियो का ये बना हुआ रहेगा। कैसे? तो देखिए H2O में आप क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन कितना पार्ट है, 2 पार्ट, H2, ऑक्सीजन कितना है, 1 पार्ट, है ना? बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ 1 वॉल्यूम है, ये हाफ वॉल्यूम है। अगर आप मिलाएंगे तो ये 2:1 ही होगा। ये 2 लिया आपने, ये 1 लिया, तब जा करके ये आपका बनेगा H2O, करेक्ट? तो ये 2:1 है। यहाँ पर भी वही होगा। आप देखेंगे अगर यहाँ पर ये भी 1 वॉल्यूम, ये भी 1, दोनों अगर आपने इक्वल लिया है तो ये भी 1:1 रेशियो होगा। कितना है, 1 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है, तो 1:1 का रेशियो आया, करेक्ट? समझ में आया ना? ये 1 वॉल्यूम आपका है, ये हाफ वॉल्यूम है आपका, ठीक है? और ये 1 वॉल्यूम है, ये हाफ वॉल्यूम है। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ अगर 1 है तो ये 0.5 है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या कहते हैं 2 से, तो ये 0.5 क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, और ये 1 क्या हो जाएगा, 2। तो 2:1 का रेशियो हुआ लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में भी जो आपका प्रोडक्ट बना वो 2:1 का ही रेशियो हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन अगर आप देखेंगे तो 2:1 ही है, करेक्ट? तो यही कहना चाहता है ये इस लॉ में। और इसी का एक्सटेंशन जो है अवोगाड्रो वो एक क्या कहते हैं बॉक्स मॉडल से उसको समझाया है, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। एवोगाड्रोस लॉ ये क्या कह रहा है, ये जस्ट एक एक्सटेंशन ऑफ ए गे-लुसाक्स लॉ का, ठीक है? ये कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर और प्रेशर में जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस है, ये हमेशा कंटेन करेगा इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में, है ना? वहां पर वो अनुपात दिखाया, यहाँ पर ये कह रहा है कि वो इक्वल रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि इन्होंने सिंपल एग्जांपल वही लिया, फिर जैसे कि आप 2H2 ले लीजिए, O2 2H2, ठीक है? तो ये कितना हो गया, 2 वॉल्यूम, ये हो गया 1 वॉल्यूम, ये कितना बना आपका, 2 वॉल्यूम। तो इसको इन्होंने बहुत अच्छे से ढंग से बताया है कि ये आपने एक बॉक्स लिया, ये एक बॉक्स लिया, ये एक बॉक्स लिया, और प्रोडक्ट में ये एक बॉक्स बना, ठीक है? तो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक नहीं 2 बॉक्स बनेगा, ये बॉक्स बना, है ना? तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये सारा का सारा आपका जो है जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, मान लेते हैं कि ये 1 वॉल्यूम है, आपने 1 वॉल्यूम 22.4 लीटर आप मान लेते हैं यहाँ पर वॉल्यूम लिया हाइड्रोजन का। फिर 22.4 लीटर आपने 1 वॉल्यूम जो है हाइड्रोजन का लिया। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है ना? ये वाटर है, ये वाटर है। आपने ऑक्सीजन का भी क्या किया, 1 वॉल्यूम लिया, है ना? तो 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन, जब तीनों गैस को मिक्स किया तो आपका यहाँ पर क्या बना, 1 वॉल्यूम वाटर, 1 वॉल्यूम वाटर, है ना? जो यहाँ पर बनेगा ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसी तरह से सारा मॉलिक्यूल बनेगा यहाँ पर, है ना? ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, उसी तरह यहाँ भी ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इसी तरह से ये पूरा भरा हुआ है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब वाटर मॉलिक्यूल से भरा हुआ है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लिया 1 वॉल्यूम का, ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम लिया, तो यहाँ पर आपको होना चाहिए था कि 3 वॉल्यूम होगा, लेकिन 3 वॉल्यूम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए ये 2 हाइड्रोजन जो है एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है। देखिए ये एक ऑक्सीजन है, इसको मैं यहाँ बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, ये ऑक्सीजन है, ये एक हाइड्रोजन से यहाँ जुड़ रहा है, एक हाइड्रोजन से यहाँ जुड़ रहा है। तो एक ऑक्सीजन कितना हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, 2 हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन का जो एक वॉल्यूम है यहाँ पर, वो आपने लिया यहाँ पर, ठीक है? अब हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम यहाँ से आपने उठाया, है ना? और एक वॉल्यूम यहाँ से आपने उठाया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया आपका, ये तो एक वॉल्यूम हुआ ना। लेकिन जब ऑक्सीजन आप लेते हैं, ये क्या है, O2 के फॉर्म में रहता है, 2 ऑक्सीजन रहता है, ये हाइड्रोजन, तो टोटल आप जब देखेंगे यहाँ पर कितने हैं, तो 4 हाइड्रोजन है प्लस 2 ऑक्सीजन है। तो ऐसा एक मॉलिक्यूल, ऐसा और एक मॉलिक्यूल बनेगा, और फिर काउंट कीजिए इसको,
है ना? तो 2 ऑक्सीजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, समझ में आया? ये एक वॉल्यूम और ये एक वॉल्यूम मिल करके 2 वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है, तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, है ना? 2 वाटर मॉलिक्यूल ये बना रहा है, करेक्ट? तो यही एवोगाड्रोस लॉ है, जो कि वो एक्सटेंशन है आपका गेल-लेविक्स लॉ का, ठीक है? एवोगाड्रो ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए इन्होंने डिफरेंशिएट किया था एटम्स और मॉलिक्यूल्स में, करेक्ट? पहले जो साइंटिस्ट थे उन लोगों को, मतलब एवोगाड्रो के पहले जो साइंटिस्ट थे उन लोगों को लगता था कि जो एटम सेम काइंड ऑफ एटम है, जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन हो गया, जैसे ये सब मॉलिक्यूल आपके पास हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है? और क्या और भी है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन हो गया। तो ये सब जो मॉलिक्यूल है उन लोगों को लगता था कि ये सब एटम ही है, ये सब मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं है। लेकिन अभी हम लोग क्या जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम है, क्लोरीन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, लेकिन जब हम इसको H2 या Cl2 या O2 के रूप में लिखते हैं तो ये मॉलिक्यूल के रूप में आता है ना, इसको हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं, इसको हम लोग एटम फॉर्म में कहते हैं, इसको हम लोग एटम कहते हैं, इसको हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इन्होंने ही पहली बार कहा कि जब सेम काइंड ऑफ एटम मिलता है तब भी मॉलिक्यूल बनता है, मतलब जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिला तो भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा, क्लोरीन और क्लोरीन एटम मिला तो भी क्लोरीन मॉलिक्यूल बनेगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम मिलेगा तो भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा। अदरवाइज पहले क्या था कि आपका ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलेगा तब वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। उन लोगों को लगता था कि जो मॉलिक्यूल बनता है वो डिफरेंट एलिमेंट मिल करके बनाता है ना? डिफरेंट एलिमेंट या डिफरेंट एटम मिल करके, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि सेम टाइप ऑफ एटम जो है मिल करके मॉलिक्यूल बना सकता है कि नहीं। इसलिए उन लोग जानते थे कि हाइड्रोजन जो है H2Cl2 O2 को उन लोगों ने एटम ही माना था, लेकिन इन्होंने पहली बार कहा कि नहीं ये मॉलिक्यूल है, ठीक है? सो इसी के साथ जो ये 5 रूल मैंने बताया, इस 5 रूल को अभी ध्यान से देखिए, ठीक है? अभी नेक्स्ट क्लास में जो है हम आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से पढ़ाएंगे। यहाँ से आपका एटॉमिक थ्योरी शुरू हो जाएगा, है ना? मैं इसको इसलिए मिक्स नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आप अभी पहली बार केमिस्ट्री शुरू किए हैं डिटेल स्टडी करने के लिए। इसके पहले तो 9th-10th में आप पढ़ा है, तो इसके बाद जो है वो एटॉमिक थ्योरीज चलेगा, है ना? तो एटॉमिक आप एनसीईआरटी को सिंक कर सकते हैं, ये पूरी एनसीईआरटी से सिंक है ना, हम एनसीईआरटी को ही समझा रहे हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और वहाँ कुछ डाउट अगर मिलता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना? तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, है ना? थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? थैंक यू।